हेलो एस्पिरेंट्स। अनलॉक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य की एक नई सीरीज प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत हम हिंदी साहित्य से रिलेटेड यूपीएससी में पूछे गए पुराने क्वेश्चंस और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम उत्तर लेखन अभ्यास करेंगे। और हमारी इस सीरीज़ के में ये कोशिश रहेगी कि पिछले साल से पूछे गए क्वेश्चन और हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम हम इन उत्तर लेखन अभ्यास से पूरा कर सकें। और इसी तरह की उत्तर लेखन अभ्यास सीरीज़ एक हमारी माँ सीरीज चल रही है, मतलब मेंस आंसर अप्रोच, जिसमें जीएस के चारों पेपर्स के क्वेश्चंस आपके उत्तर लेखन अभ्यास करवाए जाते हैं, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। आज का ये हमारा 5वां सत्र है। और सत्र प्रारंभ करने से पहले हम देखते हैं कि हमने हिंदी पाठ्यक्रम में से किस खंड को उठाया है। तो हमने कहानी खंड को उठाया है, जिसमें प्रश्न पत्र 1 में हिंदी कहानी का उद्भव और विकास और प्रमुख कहानीकार, और प्रश्न पत्र 2 में प्रेमचंद और प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, राजेंद्र यादव, एक दुनिया समानांतर सी की कहानियाँ। इनसे रिलेटेड हम प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास करेंगे। तो आज का ये हमारा 17वां प्रश्न है, और इससे पहले 1 से लेकर 16 तक प्रश्न हम पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं, जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का प्रारंभ करते हैं। एक कहानी संग्रह को संपादक ने एक दुनिया समानांतर क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। या फिर आपसे इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि राजेंद्र यादव ने एक कहानी संकलन को एक दुनिया समानांतर क्यों कहा है, इस नाम का औचित्य स्पष्ट करें। तो इसका परिचय हम इस तरह से दे सकते हैं कि राजेंद्र यादव ने नई कहानियों के अपने प्रतिनिधि संकलन को एक दुनिया समानांतर नाम दिया है। भूमिका में ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि नामकरण के पूछा उनका वैचारिक पक्ष क्या है। वाक्य में कहें तो रचनाकार वास्तविक जगत के समानांतर अपनी रचनाओं के माध्यम से एक नई दुनिया या नया संसार खड़ा करता है, और वही एक दुनिया समानांतर है। इसकी संरचना में हम ये लिखेंगे कि भूमिका की शुरुआत में ही कि राजेंद्र यादव बता देते हैं कि विश्वामित्र के प्रतीक से एक दुनिया समानांतर के नामकरण की पूर्व पैठिका प्रस्तुत की गई है। जैसे उनके वाक्य में एक कोट करेंगे हम, तो उसमें दे रखा है, जैसे अक्सर एक प्रश्न मुझे तंग करता है, विश्वामित्र नायक है या खलनायक? जिस संसार की उन्होंने सृष्टि की थी वह कैसा था? ऋषि का यह कार्य गलत था या सही? तो राजेंद्र यादव का तर्क है कि आज के कहानीकार की वास्तविक भूमिका वही है जो उस दौर में विश्वामित्र की थी। जैसे आज का लेखक भी वास्तविक दुनिया की बहुत सारी विद्रूपताओं से परेशान है, और वह भी अपने तरीके की दुनिया बनाना चाहता है, किंतु उसके पास उतना सामर्थ्य नहीं है, और वह इन्हीं हताशाओं से खोलता हुआ साहित्य की दुनिया के भीतर एक समानांतर सृष्टि करने की कोशिश तो कर ही सकता है। राजेंद्र जी ने लिखा है कि उनकी जो पंक्तियां हैं उन्हें हम इसमें कोट करेंगे कि भाई ये बता रहे हैं कि भाई आज की दुनिया में लेखक भी आम आदमी की तरह परेशान है, और वो उन परेशानों को ख़त्म करके अपनी इन लेखिकाओं के द्वारा वह एक समानांतर दुनिया बना सकता है, जिसमें वह अपने अनुरूप दुनिया का निर्माण करता है। तो उन्होंने लिखा था अपनी पंक्तियों में कि आज कथा साहित्य जब जब मुझे खींचता है, तो एक तप जर्जर व्यक्ति मेरे सामने आ खड़ा होता है। एक समानांतर सृष्टि का निर्माता दुर्दांत आत्मविश्वास या डेस्प्रेस्ड हताशा से खोलता अकेला एक व्यक्ति इस दुनिया से अलग एक नए और भिन्न संसार की परिकल्पना को साकार करने की पीड़ा में आतुर व्यस्त उपेक्षित शक्ति है। तो आगे वो बोलते हैं कि राजेंद्र यादव ने पुस्तक की भूमिका में विस्तार से यह भी बताया है कि साहित्य द्वारा समानांतर दुनिया का निर्माण किस प्रकार वास्तविक जगत की निर्मिति जैसा ही है। उन्होंने दोनों प्रक्रियाओं की समानांतरताओं को निम्नलिखित वाक्यों में प्रस्तुत किया है। अगली उनकी पंक्तियां हम कोट करेंगे कि कला सर्जन कलाकार की मानस प्रक्रिया से ढलकर रूप लेती है। इस संसार के समानांतर स्वतंत्र सृष्टि ही तो है। कलाकार इसके लिए मिट्टी भले ही इस वस्तु संसार से लेता हो,
रूप उसका वह अपने ही स्वप्नों, स्मृतियों, आवश्यकताओं, दबाव, कुंठाओं और दृष्टियों के अनुरूप देता है। अपने उस जगत का वह नियामक है और ब्रह्मा है, और इस जगत में वहाँ के राजदूत की हैसियत से ही रहता है। तो इन पंक्तियों के द्वारा राजेंद्र यादव बताना चाहते हैं कि जो साहित्यकार है वो लेखिका में भाई इस जगत से डिफरेंट दूसरी जो दुनिया बनाता है उसमें वह अपने अनुसार भाई लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या स्वप्न में वो देखते हैं, क्या उनमें कुंठाएं हैं, कैसे आज के शहरीकरण के मध्य वर्ग के अंदर टूटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, किस तरह से लोग अकेलेपन का शिकार हैं, इन सब के बारे में वह इन कहानियों के द्वारा बताता है। तो आगे निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि स्पष्ट है कि राजेंद्र यादव ने इस पुस्तक को बहुत गहरे अर्थों में एक दुनिया समानांतर कहा है। गौरतलब है कि प्लेटो ने भी साहित्य जगत को वास्तविक जगत के समानांतर एक भिन्न जगत माना था, किंतु उसे झूठा और गलत कहकर खारिज किया गया था। राजेंद्र यादव भी समानांतर की बात कर रहे हैं, किंतु यहाँ दृष्टिकोण सकारात्मक है। वास्तविक जीवन को जीते हुए रचनाकार यह दिखाने के लिए जीवन कैसा होना चाहिए, रचनाकार एक दुनिया समानांतर की रचना करता है कि भाई जीवन किस तरह से आप जी सकते हैं और किन कुंठाओं से आप दूर रह के, क्योंकि ये जीवन के उतार चढ़ाव आपके जीवन में किस तरह से आएंगे और किस तरह से आप इनसे लड़ सकते हैं, और ये नहीं होंगे तो आप किस तरह से दुनिया और जीवन का महत्व समझेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 18, इसमें एक दुनिया समानांतर प्रेमचंद की कहानियों का ही अगला चरण है, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर लेखन हम इस तरह से कर सकते हैं इसमें परिचय कि इतिहास के चाहे ये दो दिखने वाले अलग युग हों, लेकिन उनके भीतर निरंतरता भी अनिवार्यता उपस्थित होती है। जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ एक दुनिया समानांतर की कहानियों की कालगत दूरी अधिक नहीं, किंतु वैचारिक दूरी अधिक से अधिक है। फिर भी गहराई से देखें तो संवेदना और शिल्प दोनों स्तर, इनके बीच समानता और निरंतर्य का तत्व खोजे जा सकते हैं। तो इसमें हम एक पॉइंट ये कर सकते हैं कि जो समस्या बूढ़ी काकी, जैसे बूढ़ी काकी में वृद्ध अवस्था के बारे में बताया गया था, उसी तरह से चीव की दावत और एक नाव यात्री में वृद्धों की अवस्था के बारे में बताया गया, और इनके अंतर्गत ये बताया गया कि वृद्धों की समस्या आत्मसम्मान और रिश्तों की ऊष्मा की है, ना कि भाई पहले बूढ़ी काकी में देखते हैं हम कि बूढ़ी काकी में वो भूख और भोजन के लिए तड़प रही हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत कि भाई और भी साथ साथ वह चीफ की दावत और एक नाव के यात्री में दिखाते हैं कि भाई वृद्ध अवस्था में लोग अपनी आत्मसम्मान और रिश्तों के बारे में भी बात करते हैं। तो इसी शहरी मध्य वर्ग की कहानियों में यह स्वाभाविक भी है कि समस्या भूख के स्तर से ऊपर उठ जाए। इसमें अगला पॉइंट हम देंगे कि सदगति में जो ब्राह्मण दलित संबंध था, भाई सदगति में हमने देखा कि सदगति के अंदर के ब्राह्मण और दलित के ऊपर जो बताया गया है, ठीक है, कि किस तरह से ब्राह्मण द्वारा दलित का शोषण किया जाता है। तो नई कहानियों में आते आते प्रेत मुक्ति के स्तर पर पहुंच गया है, ठीक है। सदगति में जो शोषण किया जा रहा था, जबकि प्रेत मुक्ति में ब्राह्मण और दलित के बीच मैत्री भाव उपस्थित हैं। यह भी गौरतलब है कि ब्राह्मण चरित्र शोषण की कारी समस्या को समझ चुका है, किंतु वह अभी भी मानसिक स्तर पर उससे मुक्त नहीं हो पाया है। तो अगला पॉइंट इसमें हम देंगे कि बेमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद के यहाँ भी थी और एक दुनिया समांतर में भी देखने को मिलती है। जैसे प्रेमचंद की कहानियों में नया विवाह और गीला में, और एक दुनिया समांतर में एक और जिंदगी टूटना और मुल्की बनों में भी देखे जा रहा है। अंतर यह है कि प्रेमचंद सिर्फ उम्र के अंतराल पे बात करते हैं, जबकि समानांतर के अंदर एक समानांतर दुनिया के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि टूटना, मध्य वर्ग की समस्या और शहरीकरण के अंतर्गत किस तरह से महिलाएं अपने आत्मसम्मान के लिए भी आवाज़ उठाने लगी हैं। तो ऐसे ही कि वैवाहिक विफलता को सामूहिक कारण माना जाता था, जबकि एक दुनिया समानांतर में रुचि अंतराल, वर्ग अंतराल, व्यक्तित्व अंतराल प्रमुख कारण बन गए हैं। इसमें अगला पॉइंट हम देंगे
कि कुछ अन्य कहानियों में भी छोटी मोटी समानताएं देखी जा सकती हैं, जैसे ईदगाह में और आमिद का बचपन गरीबी के द्वारा छीन लिया गया, वैसे ही सेलर में मन्नों का बचपन, जो एक दुनिया समानांतर में सेलर है, उसमें मन्नों का बचपन भी गरीबी के कारण छीना जाता है कि भाई वो गरीब होते हैं और गरीबी के कारण वह अपने बचपन को अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते और वह काम धंधा और अपनी बचपन के जीवन के समय में वह काफ़ी काफ़ी उम्र दराज की बातें करने लगते हैं और इसी तरह से सेलर में मन्नों का बचपन भी गरीबी के द्वारा छीन लिया जाता है। ऐसे ही भ्रष्टाचार की समस्या सभ्यता के रहस्य में भी है और भोला राम का जीव में भी, कि भाई इनमें भ्रष्टाचार जो पहले भी था और आज भी एक भ्रष्टाचार भोला राम के जीव में भी हम देखते हैं कि एक समस्या है। तो चलिए इसमें अगला पॉइंट कि दोनों कहानी संकल्पों में शिल्प के स्तर पर समानताएं और निरंतरता देखी जा सकती है। गीला में प्रेमचंद ने परंपरागत कथानक को तोड़ना शुरू किया था और कथानक के टूटने की यह प्रक्रिया दूध और दवा तथा सम्मान में यह चरम बिंदु पर पहुंची है। पूस की रात और कफन में प्रेमचंद वातावरण प्रधान कहानी का प्रयोग कर रहे हैं। परिंदे बादलों के घेरे और तीसरे कहानियों कसम जैसी कहानियों भी वातावरण प्रधानता को छूती है। तो इसमें हम निष्कर्ष लिखेंगे, इस आधार पर यह कहने में कोई संदेह नहीं रह जाता कि एक दुनिया समानांतर की कहानियों में जो वैशिष्ट्य दिखता है उसके बीच प्रेमचंद की कहानियों में बिखरे पड़े हैं। भाई जो एक दुनिया समानांतर की कहानियों में जो दिखता है उसके बीच जो है प्रेमचंद की कहानियों में बिखरे पड़े हैं, भाई वहाँ से ही ये उठती हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम, हमारा 19वां प्रश्न आज का, जिसमें राजेंद्र यादव द्वारा संपादित कहानी संग्रह एक दुनिया समानांतर में से आप किस कहानी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? कहानी कला के आधार पर अपने मत का सप्रमाण विवेचन कीजिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2000 में पूछा गया प्रश्न है। या फिर एक दुनिया समानांतर किसी एक कहानी की समीक्षा कीजिए। ये यूपीएससी में 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इन दोनों का प्रश्न लगभग एक जैसा ही लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम प्रारंभ करते हैं। तो चलिए इसका परिचय हम इस तरह से प्रारंभ कर सकते हैं कि एक दुनिया समानांतर नई कहानियों का प्रतिनिधि संकलन है। इस संकलन की लगभग सभी कहानियाँ ऐसी हैं जो तुलनात्मक रूप से अन्य कहानियों की अपेक्षा नई कहानी के तत्वों को समग्र रूप से आत्मसात करती है। इसलिए श्रेष्ठ कहानी का निर्णय निम्नलिखित प्रतिमानों के आधार पर हो सकता है। अब इसके लिए 3 आधार हैं। वह कहानी, पहला कि वह कहानी जीवन के वैविध्य को समझने में किस हद तक सफल रही है। दूसरा, कहानी पाठक को पहले से अधिक चिंतनशील बनाती है या नहीं और परिपक्व बना सकी है या नहीं। तीसरा, क्या उस कहानी का शिल्प अपने कथ्य को प्रभावी रूप से कर सका है। तो अगर इन कसौटियों को हम देखें तो उस आधार पर एक दुनिया समानांतर की 6-7 कहानियाँ सर्वश्रेष्ठ की प्रतिस्पर्धा में आती हैं, जिसमें सबसे पहले टूटना, यही सच है, जिंदगी और जोंक, बादलों के घेरे, परिंदे, खोई हुई दिशाएं और एक और जिंदगी। तो इनमें से किसी एक को चुनना अत्यंत कठिन है, किंतु अगर चुनना हो तो मैं टूटना को चुनूंगा। टूटना की श्रेष्ठता के कारण मनोवैज्ञानिक बारीकियां, उदाहरण के लिए यही सच है और एक और जिंदगी में जिस तरह से भाई मनोविज्ञान की बारीकियों के बारे में बात किया है, लेकिन जो टूटना के अंदर बारीकियों की बात की गई है उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि 1950 के दशक से जब भारतीय समाज में महिलाओं का स्वाधीनता की प्रक्रिया शुरू हुई, तभी से वे आर्थिक रूप से समझी हुई और पारिवारिक फैसलों में बराबरी का हक मांगने लगी। और इसी नई जटिलताओं के कारण आप देखेंगे कि परिणाम यह हुआ कि विवाह और टूटने जैसे मध्यवर्गीय वर्ग के अंदर टूटने जैसे स्टार्ट हो गई। ठीक है। और इसी संकलन की लगभग हर कहानी मनोवैज्ञानिक की बारीकियों में समेटे आगे बढ़ी हैं, किंतु मनोवैज्ञानिक जितना गहरे चित्र टूटना में उपस्थित हैं उतने और कहीं नहीं। किशोर के माध्यम से राजेंद्र यादव ने दिखाया कि मन की गहराई में प्यार की और नफरत जैसे भाव या घृणा, सहानुभूति जैसे भाव परस्पर विरोधी होकर सहकर उठते हैं। तो इन्हीं सब की मनोवैज्ञानिक बारीकियों को आप देखेंगे टूटना में बहुत अच्छे से दिखाया गया है।
इसी तरह से समकालीन यथार्थ के अंदर जैसे शहरी जीवन समस्याएं जो खोई हुई दिशाएं में बताई गई है कि भाई लोग अकेलेपन और किस तरह से मध्यवर्गीय जीवन में एकल परिवार के अंतर्गत किस तरह से समस्याएं होती है, वो समस्याएं जो टूटना में अच्छे से बताई गई है। इसलिए टूटना इस कहानी से अत्यधिक सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ही विवाह विच्छेद में जो विजेता है, विजेता कहानी से अच्छी टूटना के अंदर बताई गई है। ठीक है, कि महिलाएं आत्मसम्मान और अपने निर्णयों के लिए और अकेलापन अकेलेपन की समस्याएं आज मध्यवर्गीय शहर के अंतर्गत अकेलेपन की समस्याएं सबसे बड़ी है। हम देखते हैं कि अपने गाँव के अंदर किस तरह से लेडी से दोपहर में आपस में बात करने के लिए एक जमावटा लगा लेती हैं, लेकिन आज के शहर के अंतर्गत आप देखेंगे कि पड़ोसी पड़ोसी के बारे में नहीं जानता बिल्कुल भी, और ना ही वे महिलाएं एक दूसरे को जानती और ना ही वे आपस में बात करती, जिससे अकेलेपन की समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। ऐसे ही अगर हम देखें प्रतीक कथाएं जो दरोगा और पंजा में है, भाई प्रतीक का इस्तेमाल किया गया, उसमें सबसे अच्छा टूटना में जिस तरह से प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है वह दरोगा और पंजा से भी अत्यधिक अच्छे हैं। तो निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि उपयुक्त आधार पर यह निष्कर्ष उचित है कि एक दुनिया के समानांतर की टूटना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें पूर्व दीप्ति शिल्प का नियोजन, चरित्रों के अंतर्द्वंद का प्रभावशाली चित्रण और इसे पढ़कर नई कहानियों के तेवर जिस गहराई से समझ आता है, ठीक वैसा अन्य कहानियों को पढ़कर नहीं आता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का ये हमारा 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है। और इन उत्तर लेखन अभ्यास का अगर आपको पूर्ण फ़ायदा उठाना है तो आपको भी उत्तर लेखन अभ्यास कमेंट बॉक्स में उत्तर लेखन करके आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और हमारे या मेरे द्वारा आपके उत्तर लेखन पर कमेंट किया जाएगा और आपको इवेलुएट करके उस पर आपकी हमारी तरफ से राय दी जाएगी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन राकेश की कहानियों की अंतर वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो इसमें हम परिचय इस तरह से प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसके परिचय में हम लिखेंगे कि मोहन राकेश नवलेखन के दौर के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, जिन्होंने हिंदी नाटक और रंगमंच के साथ साथ कहानी विकास में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। इनका संबंध नई कहानी आंदोलन से है। नई कहानी जिसे भोगे हुए यथार्थ या अनुभूति की प्रामाणिकता के तत्व पर बल देती है, वह सबसे स्पष्ट तौर पर मोहन राकेश की कहानियों में ही दिखाई पड़ता है। तो इसका संरचना में हम लिखेंगे विचारधारात्मक स्तर पर मोहन राकेश पर अस्तित्ववाद का सर्वाधिक प्रभाव है, और वे अस्तित्ववाद के इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी समस्या गलत निर्णय करने या निर्णय ना कर पाने की समस्या है, और इस प्रक्रिया में उसका जीवन निरंतर विसंगत होता चला जाता है। इनकी कुल 5 कहानी संग्रह की प्रकाशित हुई हैं, जिसमें इंसान के खंडार में वे इन कहानियों में वे अपने आसपास के जीवन को खुली आंखों से देखते हैं और मंदिरों में धर्म के नाम पर पड़ने वाली विद्रुपताओं का उद्घाटन करते हैं। इस संदर्भ में खंडर तथा सीमाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय कहानी है इनकी। नए बादल, जानवरों और जानवर, एक और जिंदगी में वे बताते हैं कि किस तरह से अकेलापन की समस्या है। ठीक है, फौलाद का आकाश। मोहन राकेश की जो कहानियों का मुख्य केंद्रीय विषय संबंध है वो टूटन है, और मोहन राकेश की मेरी कहानी संबंधों की यंत्रणा को आपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियाँ देखा होगा। उदाहरण के लिए काली और एक और जिंदगी। इन कहानियों में के संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय एक और जिंदगी में नायक ना तो छूटी हुई जिंदगी को छोड़ पाता है, ना ही नई जिंदगी को सहजतापूर्ण स्वीकार कर पाता है, और वह एक अकेलेपन का शिकार होने लगता है। इसी तरह से मिस पॉल में भी यही समस्या है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि मलबे का मालिक के अंतर्गत किस तरह से उन्होंने सांप्रदायिकता एवं देश विभाजन की त्रासदी के बारे में बताया है।
कि विभाजन का उन्मूलन किस तरह से लोग, ये एक अपने आप में त्रासदी थी, लोग अहाताश मच चुका था उस समय। बदलते जीवन मूल्यों से उत्पन्न तनाव के बारे में उन्होंने जंगला में बताया गया है कि भाई किस तरह से आज के समय में बदलती शहरीकरण की समस्या लोगों के जीवन में नीतिश और उनके मूल्यों को किस तरह से बदल रही है। इसी तरह से व्यवस्था की विसंगतियों के बारे में उन्होंने परमात्मा का कुत्ता कहानी के अंतर्गत बताया है कि किस तरह से लोग अपनी व्यवस्था से परेशान होकर किस तरह से वह जीवन से लड़ रहे हैं। अगला निष्कर्ष में कुल मिलाकर मोहन राकेश की संपूर्ण कहानियों का अवलोकन करने के बाद यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि नई कहानी जिस अनुभूति की प्रामाणिकता पर बल देती है वह सबसे स्पष्ट तौर पर मोहन राकेश की कहानियों में दिखाई पड़ता है। ये सभी प्रश्न आपको 150 से 200 शब्दों के अंदर लिखने हैं और आप इन्हें लिखकर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, जिससे हम आपका इन उत्तर लेखन को चेक करके इन पे कमेंट और अपनी राय देंगे। तो आज के लिए आप यहीं से अपने सेशन समाप्त करते हैं और आप हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं। आलोक जी एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू।